तो देखो इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी सपोज दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, ये वाले, इनकी टेल यहाँ भी टेल पैरेललोग्राम लॉ में भी टेल ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अभी इस वेक्टर के पैरेलल लाइंस यहां से ड्रॉ करो, ये वाली, और इस वेक्टर के पैरेलल लाइंस यहां से ड्रॉ करो, ये वाली। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, उनके कॉमन पॉइंट ओ से डायगोनल जाएगा ऐसा। दैट डायगोनल passing through the common point will be the resultant of two vectors। अभी b को देखो, इन्होंने b को इधर शिफ्ट कर दिया है, जरूरी नहीं b को शिफ्ट करना जरूरी, दिस डायग्राम इज इनफ। ये भी नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, ये वाला डायग्राम बीच वाला बनाना बस। तो दिस डायग्राम इज ओके। तो मैंने क्या बताया इसमें, स्टेटमेंट अगर हमें लिखना पड़े, इसमें एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, if two adjacent side of parallelogram, shall I write here? Two adjacent sides of parallelogram represents two vectors then diagonal passing through their common point O passing through will represent the resultant. It will represent the vector sum or resultant vector sum, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये बाकी दोनों को वी डोंट नीड दैट, है ना, अननेसेसरी ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। What? This diagram is enough. Sometimes you are required to write the statement and then derive the relation. R का relation derive करेंगे आगे चल के हम लोग। Okay, let me go through. Two adjacent, if two adjacent side, if लिख देंगे यहाँ पर। Okay. If two adjacent sides of parallelogram represents two vectors, then diagonal passing through their common points, common point O है यहाँ पर, ये वाला common point दिख रहा है, will represent the vector sum। This is a parallelogram law for vector addition। ये स्टेटमेंट है, कितनी वैल्यू आएगी वो उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। ये ग्राफिकल ग्राफ मतलब ये
डायग्राम बना है और उसका स्टेटमेंट है, एंड कैलकुलेशन विल बी डन लेटर ऑन। आर की वैल्यू कितनी होगी इफ एंगल्स आर गिवन। डन। Yes, sir. ओके, ट्राइंगल लॉ भी देख लेते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? ट्राइंगल लॉ में क्या होंगे? इफ टू साइड्स टेकन इन द हेड एंड टेल सीक्वेंस आर फॉरवर्ड आर टू sides represents the two vectors, then third side taken in the reverse order। ये फॉरवर्ड ऑर्डर है, हेड एंड टेल मेथड। थर्ड साइड को रिवर्स ऑर्डर में लिया, तो दैट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। इफ टू मतलब साइड्स, हम जब भी वेक्टर्स ऐड करते हैं हमें हेड टू टेल मेथड से करना है ना? नहीं, इसमें ट्रायंगल लॉ में, उसमें तो टेल एंड टेल देखो यहाँ पे था, इसमें देखो ये अच्छा, था, यहाँ पे टेल टू टेल है। हाँ एडजेसेंट साइड थे एंड टेल अच्छा। टेल था। यहाँ पर टू, यहाँ पे हेड एंड टेल आ गया। इफ टू, फॉरवर्ड ऑर्डर बोल सकते हैं उसको, हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे। इफ टू साइड्स represents two sides of triangles, two sides of triangle, two sides of triangle represent two vectors, then third side taken in reverse order will represent vector sum। Vector sum or resultant of two vectors। थर्ड साइड कैसे आनी चाहिए थी? ऐसे हेड एंड टेल के साथ तो उल्टा आना चाहिए थी, अपोजिट आनी चाहिए थी, बट थर्ड साइड को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिया, ये फॉरवर्ड ऑर्डर था। क्लोजिंग साइड, ऑफ कोर्स इसमें तीन ही साइड रहेंगी, क्लोजिंग साइड नहीं बोलते, थर्ड साइड बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस, ऐसे भी हो सकते। सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा हम ऐसे आ जाएगा। जैसे इसमें क्या था, ओके पहले ये लिख लो, तो देयर आर दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए टू लॉज है, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, मोर देन थ्री वेक्टर्स होंगे तो उसको पॉलीगॉन लॉ बता। ओके, एक लॉ और बता देता हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट विल डू दैट आल्सो हियर। सर ये ट्रायंगल लॉ में एक बार रिवर्स ऑर्डर क्या है, फिर से देखो समझा सकते हैं? देखो ऐसा, देखो ये ऐसे गया इसका हेड, फिर ऐसे आगे गया, आगे उसका हेड, ये फॉरवर्ड ऑर्डर। ऐसे अगर होता है ऐसा तो फॉरवर्ड ऑर्डर चलता है, बट ये यहाँ पे फॉरवर्ड ऑर्डर हो गया, हेड एंड टेल। और अगर ये ऐसे आ जाता है तो फॉरवर्ड हेड एंड टेल मेथड चलता रहता है, बट इसको हमने क्या किया, अपोजिट साइड लिया। थर्ड साइड, ये देखो ये प्रॉपर ऑर्डर था, फॉरवर्ड ऑर्डर, हेड टेल है ना, इसका टेल हेड, फिर इसका भी टेल हेड, और ये वाली सीक्वेंस हमने ब्रेक करके इसको इधर से अपोजिट कर दिया। ओके, अच्छा समझ गया। तो थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अगर मोर देन टू वेक्टर्स होंगे तो क्या करेंगे, उसको पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। यहाँ पे जगह है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पॉलीगॉन लॉ भी कर लेते हैं। ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके लिए फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, इसको कब यूज करेंगे? फॉर मोर देन टू वेक्टर्स।
तो इसमें भी देखो फॉरवर्ड ऑर्डर में ले रहे हैं हम लोग, एक ये वेक्टर हो गया, फिर ये वेक्टर हो गया, ये सब फॉरवर्ड ऑर्डर में। ये लास्ट में देखो, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ। क्लोजिंग, अभी इतने सपोज इतने वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इनका वेक्टर सम, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकता है, ये ऐसा नहीं दिखे डायग्राम, बट कहीं ना कहीं तो एंगल बना के वो खत्म होंगे, और गैप बच गया। अगर गैप बच गया तो क्लोजिंग साइड बोलते हैं। क्लोजिंग साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट, है ना। तो ये है इफ सर इसमें भी रिवर्स ऑर्डर रहेगा। हाँ, लास्ट क्लोजिंग साइड इन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो इसको अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इफ vectors are taken in forward or head and tail order, in polygon, then closing side taken in reverse order will be vector sum of all vectors. तो ये polygon law हो गया. Somebody, if it is taught to you in the class, then you are supposed to know. But ये सब graphical method के point of view से ठीक है, which is generally we don't use it. More than two vectors के लिए हम लोग एक और मेथड देखेंगे, which is generally convenient to use it. ठीक है, तो we have seen parallelogram law, then triangle law for two vectors addition, and more than two vectors are there, and polygon law. बट इसको भी ट्राइंगल लॉ में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. देखो कैसे, ये दो वेक्टर हो गए, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, फिर इसका ट्राइंगल लॉ से ये आ गया, फिर इसका ट्राइंगल लॉ से ये आ गया. इसलिए शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है कि कॉमन सेंस से वो ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. अभी तो हमने पढ़ा था, फिर से ही आ गया, बट पहले कौन सा कंपोनेंट पढ़ा था हम लोगों ने? व्हाट वाज दैट? दैट वाज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक इधर एक इधर एक इधर, एक्स वाई जेड. बट यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं है, इट इज इन जनरल. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नहीं है, तो ये जनरल कंपोनेंट्स हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन एनसीईआरटी बुक. देखो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है इधर. ठीक है, तो और ये वेक्टर ए है इधर. ठीक है, तो ए वेक्टर को ए एंड बी के साथ रिप्रेजेंट करना है ना. तो इस ए वेक्टर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ए इस डायरेक्शन में है, तो कुछ रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने लैम्डा से. इफ लैम्डा ए एंड म्यू बी, इसको म्यू बोलते हैं, इसको दूसरे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया म्यू से. If lambda a and lambda b are the two components of vectors A, where lambda and mu are the real number, मतलब ऐसे नंबर लिए कि वो एक ट्रायंगल बन जाए. एक ये इधर आ गया, एक इधर, ये छोटे थे ना वेक्टर और ये थोड़ा बड़ा था, तो इसके कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया, तो ये तो इस तरह से ट्रायंगल बन गया, क्लोजिंग ये बन गया. तो नाउ ये और ये
this, then lambda a and mu b will be the components of A, not the rectangular components. Now क्वेश्चन है, अगर वेक्टर सी भी होता तो उसको भी तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पॉलीगॉन वाला जैसा वेक्टर डी है उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे घुमा के इस तरह से यहाँ पहुंचा सकते हैं. तो देयर कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, ऐसे कोई एंड ही नहीं है. इस तरह से बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं जो वेक्टर ए को वेक्टर ए लास्ट में आ जाए. तो इसीलिए any vector have the infinite components. क्वेश्चन आएगा in how many components we can break any vector. यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. सर इसमें जो ऑर्डर क्या रहता है वही ऑर्डर में उनको प्लेस करना पड़ता है ना? एक मिनट, just let me complete this first, then I will take your doubt. How many components any vector can be broken or can be broken or can be, how many components any vector can have? Infinite. How many components any vector can have? Any vector can have. तो आंसर इज इनफाइनाइट, कोई एंड नहीं है किस उसको सॉल्यूशन में. ओके, इनफाइनाइट. लेट मी राइट, देन आई विल एक्सप्लेन. तो हाँ बोलो, आसमा को डाउट था. इसको कोई भी कितने भी हो सकते हैं, उनको बस हमें कुछ, जैसे तुम्हें दे दिया ये ऐसे सी भी है इधर, है ना, डी भी है कुछ ऐसे नीचे, तो उनको एडजस्ट करो. यहाँ पे रियल नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग, कुछ 1 2 3 4 या माइनस से भी कर सकते हैं ना, वेक्टर ही पलट जाएगा पूरा, है ना. तो किसी से मतलब भी करो. डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. डायरेक्शन, इनफैक्ट डायरेक्शन भी जब हम रियल नंबर से यहाँ पे लिखा है R2 कंपोनेंट वेयर आर द रियल नंबर, तो नेगेटिव वाले भी रियल नंबर होते हैं. बट लॉजिकली डायरेक्शन ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एनी कंपोनेंट्स कैन बी देयर. या फिर ऐसे ही देखो, अभी ऐसे समझ लो ना, ये ए एंड बी था. अभी क्वेश्चन ये है, सपोज ये वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट्स, तो इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, फिर जब जहां क्लोज करना है वहां क्लोज करो. एनी कंपोनेंट इट कैन है. और अगर हमें बोला है कि ये दो वेक्टर्स को एक के साथ रिलेट करो, फिर दो को ही कर सकते हैं, है ना, उसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हैं. तो बट क्वेश्चन इज दिस कि भाई रूल नहीं है ना, हेड टेल या हेडेड. नहीं, ये देखो टेल तो लास्ट में तो आएगा ना, वहां पे क्लोजिंग साइड. जो जब वो आता है, जब फाइनल जो रिजल्टेंट आता है, अभी ए रिजल्टेंट हुआ इसका, तो वो तो रिवर्स ऑर्डर में ही आएगा ना. तो ये एक वेक्टर हो गया, और ये बाकी कंपोनेंट हेड टेल में चलेंगे, कंपोनेंट्स हेड एंड टेल में चलेंगे. जो फाइनल वेक्टर है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, वो रिजल्टेंट होगा ना सबका. रिजल्टेंट कम्स इन द रिवर्स ऑर्डर जब वो हेड एंड टेल में चल रहे हैं. ठीक है. तो इनफाइनाइट. हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? वो 3 ही थे, 3 थे. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज यूज तो इसका ज्यादा कुछ करता नहीं हम लोग. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक पे अभी हम लोग पहुंच रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज ही, 10 मिनट है करीब. देखो, वेक्टर एडिशन. एनालिटिकल मेथड मतलब फार्मूला बनाने जा रहे हैं. ग्राफिकल मेथड जो है इनकन्वीनियंट टू यूज, तो एनालिटिकल मेथड मतलब फार्मूले बना लेंगे और डायग्राम ड्रॉ, बार बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग. एक बार डायग्राम बना के फार्मूला बना रहे हैं, फिर हमें क्वेश्चन बिना डायग्राम के मिलने वाले हैं, मेनी क्वेश्चंस. ठीक है. तो वेक्टर एडिशन जो है, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में उन्होंने कौन सा लिया है मेथड, कौन सा
लिया अपना पैरेललोग्राम वाला डायग्राम लिया है, तो हम भी वही ले रहे हैं, उसी को मैंने कॉपी कर लिया। तो कंसीडर टू वेक्टर, जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस द पॉइंट्स। देखो, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एट एंगल थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। और बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया बाद में, ये वाला एंगल अभी भी ये एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ा दो इसको, एंगल थीटा ये। तो बी इज शिफ्टेड हियर, इसको मैं थोड़ा सॉलिड कर लेता हूँ, ये डॉटेड ठीक नहीं दिख रहा है, इसको भी सॉलिड लाइन कर दो। ओके, तो consider two vectors a and b at angle theta. r is the magnitude of resultant, उनका मैग्नीट्यूड है। एंगल हम अलग लिखेंगे, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा कि उसका एंगल अलग से निकालेंगे। ऑफ r is the magnitude of resultant, ठीक है। And of course a and b will be the magnitude of vectors a and b. Using parallelogram method और ट्राइंगल लॉ, देखो यहां से देखेंगे तो ट्राइंगल लॉ बन जाएगा। ओके, इसको भी मैं सॉलिड लाइन बना रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं तो ओके, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। यहां से देखो, ये ए और ये बी, यहां से ट्राइंगल लॉ बन गया वो। और अगर हमने ये और ऐसे बनाया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो एंड रिजल्ट सेम है दोनों से, तो हमने एक साथ ही डायग्राम में इंक्लूड कर दिया। ये ट्राइंगल लॉ है ऐसे, यहाँ भी मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर से देख रहे हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं तो ट्राइंगल लॉ, और अगर ये दो वेक्टर देख रहे हैं फिर पैरेलल बना दिया। और ये तो यहाँ पे इसलिए एनसीईआरटी बुक में पैरेललोग्राम लॉ लिखा है, पर मैंने ट्राइंगल लॉ भी साथ में उसके लिख दिया, क्योंकि डेरिवेशन सेम है दोनों का। अलग अलग लिखो या एक ही में कर लो, डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा ट्राइंगल लॉ के लिए। सॉरी, फिर ये पीएन को एक्सटेंड क्यों करा है, मतलब पीएन तक नहीं वो, हाँ वो अभी देखते हैं, वो मेथड उसको रिजल्टेंट निकालने का। देखो, ट्राइंगल लॉ अगर बोला जाए ट्राइंगल लॉ से डिराइव करो, तो ये मत दिखाओ फिर, एक मिनट, हाइड दिस, इतना बनाओ बस। ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम के लिए तो वो बना ही था डायग्राम, पैरेललोग्राम का ही है वो एनसीईआरटी बुक में। ओके, यहाँ पे देखो ओ एस, दिस इज ओ एस। ओके, ट्राइंगल में लिख दूं, इन ट्राइंगल, ओके, कौन सा ट्राइंगल हम डील कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ एस एन, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। दैट्स व्हाट आई रिटन, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। ये ओ एस इज दिस hypotenuse, it is the ON square plus SN square। सर तो पहले आप ट्राइंगल Yes. मेथड से समझा रहे हो? नहीं, दोनों का सेम मेथड है, दोनों का सेम मेथड है, यहाँ से सेम है, स्टेटमेंट अलग है। पैरेललोग्राम लॉ से में यही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ये यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि ड्रॉप द परपेंडिकुलर, एक्सटेंड दिस लाइन, एक्सटेंड वेक्टर ए, है ना, ड्रॉप द परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा कंप्लीट, इंट्रोडक्शन हमेशा कंप्लीट कर लो, हमने थोड़ा दिया, थोड़ा अपने आप कंप्लीट। तो इन ट्राइंगल OSN, दिस इज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस ON कितना है देखो। अच्छा उससे पहले, अच्छा मैंने इधर शायद लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे देखो, नहीं उससे पहले कंपोनेंट भी लेने पड़ेंगे। देखो ये वेक्टर बी है, ये कंपोनेंट क्या आएगा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बोलो, बी कॉस थीटा पे पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा
एंगल से दूर वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा। B चल आई शो यू द कंपोनेंट टॉपिक। ये देखो यहाँ पे बिगिनिंग में कहीं पे किया था, हाँ देखो ये तुम्हारा बी, एक यहाँ पे ए है तो ए कॉस थीटा, और ये वाला ए साइन थीटा, तो यहाँ पे बी है तो बी कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट ऑलरेडी वी डिड, इसीलिए मैंने वहां पे अलग से मेंशन नहीं किया, क्योंकि आज ही किया था ना। देखो हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, देखो ये बी है तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो ये ओ एन कितना हो जाएगा फिर, दैट विल बी ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे देखो हमने लिखा है ओ एन इज ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस ये वाला कितना है बी साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओ एन को अलग से बताया, यहाँ पे एस एन इज बी साइन थीटा। ठीक है, नाउ इसको एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा। एक्सपेंड कर दिया ब्रैकेट, x plus y square is equal to x square plus y square plus 2xy. That is the formula used here. और ये वाला as it is. Now you see carefully. ये देखो, ये b cos square थीटा है और ये b sin square थीटा है। इसमें से अगर हमने b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b स्क्वायर कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया। ठीक है, ये टर्म देखो, अंडरलाइन कर दो उसको, कौन सा 1 हुआ, ये वाला, ये और ये में बी स्क्वायर कॉमन लेने से ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। लास्ट में क्या बचा, 2a, इधर ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। तो इफ यू सी, हाँ अब इधर आर स्क्वायर है, ओ एस इज व्हाट, ओ एस इज आर। यहाँ पे देखो आर का मैग्नीट्यूड है वो, तो वो उसकी जगह आर लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। अभी रूट ले लेंगे, रूट लिया तो ये इधर तो अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ गया। तो सी केयरफुली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा आ रहा है। एक कभी कभी इसको इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस आ रहा है ना, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन एज पर द एनसीईआरटी बुक, but we call it vector law of addition, resultant of vector sum of two vectors. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर अगर OSN वाला ट्रायंगल पहले से ही राइट एंगल होता तो? पहले से राइट एंगल, अगर दो वेक्टर राइट एंगल पे है तो हो सकता है। एक वेक्टर अगर ऐसा है, ये पूरा वेक्टर ए है और ये तो पूरा सर वेक्टर बी है, तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। साइन थीटा, साइन कॉस थीटा जो है कॉस 90 0 होता है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट एंगल पे हम करने वाले हैं वैसे तो। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा देखो, यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ, वेक्टर आर, वेक्टर के टर्म में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्राफिकल मेथड से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका भी वही होगा। तो दैट इज हाउ इट इज रिटन। तो आर अभी हमने निकाला, उधर आर ही तो निकाला, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात होती दोनों, या तो हम इसको एरो लगाओ मॉड में लिखो या फिर सिंपली आर लिखो। तो आर इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड। फिर से सुनो, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ट्राइंगल लॉ, टू वेक्टर्स है ना। अभी हमने वहां पे बिगनिंग में पढ़ा था ना, ये देखो ये पढ़ा था, देखो हेड एंड टेल मेथड पढ़ा था। यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ला, ये इनफैक्ट ट्राइंगल ला के साथ मैच हो रहा है, ये हेड एंड टेल मेथड। तो यहाँ पे भी हमने लिखा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर, तो ये लिखा। और अगर हमने इसका मॉड लिया तो इसका भी मॉड लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आई वांट टू राइट वन पॉइंट, यहाँ पे देखो मैं जगह नहीं है, थोड़ी सी इसको शिफ्ट कर देता हूँ। आई वांट टू राइट, ओके, तो इसको वह आर जो है ना, ये इट इज आल्सो इक्वल टू, ये किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है, विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अगर सर इसका डेरिवेशन लिखना है। हाँ हाँ डेरिवेशन लिखना है। ये तुम्हारे अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं या पीरियोडिक होते हैं उसमें डेरिवेशन आता है। ये डेरिवेशन लिख लो। फिर हम आज टाइम नहीं बचा है तो क्वेश्चन इसके नहीं ले पा रहे। बस इसमें मैं एक पॉइंट इतना ही लिखो, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। या तो स्नैपशॉट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहां तक देखो, ये एटलीस्ट आई वांट अप टू दिस, यहां तक देखो। also called cosine law. Here a and b are the magnitudes of vector a and vector b. a and b जो है ना, एक मिनट, I want to highlight a and b are magnitudes of vector a and vector b. ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें a and b, ये कभी निगेटिव नहीं होंगे, माइंड इट। मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। ये तो स्क्वायर है, इसमें तो डाउट आता ही नहीं कभी, बट कभी कभी इसमें आता है डाउट। जब जब हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, एक वेक्टर को जब उल्टा कर देते, माइनस कर देते, माइनस से, तब डाउट आता है। यहाँ पे माइनस तो नहीं, नो, इट इज ऑलवेज मॉड। ओके, कभी कभी उसको ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पे देखो ऐसे, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है। आई एम नॉट राइटिंग लाइक दिस, नीचे लिखा मैंने ए एंड बी आर मीनिंग सेम ही है ना? हाँ, मीनिंग सेम ही है। जब हम मॉड और एरो हटा के लिखते हैं, बट फिर भी कभी कभी डाउट आ जाके कि यहाँ पे कभी नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है बस आज। एंगल, तो ये अभी केवल मैग्नीट्यूड निकला। आर, आर कौन से एंगल पे होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका एंगल भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा वेक्टर है, आर इज द वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड सेपरेट, एंगल सेपरेट। तो एंगल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं एंड लिख दूं सो दैट मुझे याद रहेगा। वो यहाँ तक ही था। दैट्स ऑल। फिर यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके देन। थैंक यू सर। तुम लोग का आपने पेपर फिलोसफी का टेस्ट करेक्ट क्या? नहीं, अभी कल संडे को मुझे करना है। सबके 11th के भी इकट्ठे हो गए, 12th के भी हो गए, और 9th के भी है इनफैक्ट। ओके तो सर। सब कल करूंगा। फिर वो देखता हूँ, कल शाम तक हो जाएंगे तो भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर ओके दूंगा। सर। एवरीथिंग इज ओके? यस ठीक है, सर। चलो यस सर। चलो फिर, ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। बाय सर।